से ज़्यादा तेजोशी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम सोर्सेज क्या हो सकते हैं किसी एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए। तो इसमें अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में घुसने वाले हो, एमबीबीएस कर रहे हो, तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप सेल्फ रिलायंट होने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक यंग एज में अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। अब मैंने काफ़ी सारे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स किए थे। मैं अपने कॉलेज की फीस खुद भरता हूँ, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। मैं अपने कॉलेज की फ़ीस खुद भरता हूँ। मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस और दोस्तों के साथ घूमना फिरना जो भी होता है वो खुद फाइनेंस करता हूँ। तो ये करने के लिए आई नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड आई नीड टू अर्न, है ना, इतना पैसा कमाना चाहिए कि अगर आप फीस और सारे बिल्स पे कर दो तो उसके बाद रिमेनिंग पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सको, सेव भी कर सको और फिर आप उड़ा सको अपने ऊपर। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इनकम सोर्सेज जो आप एज अ स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। तो टॉप 5 की बात करेंगे आज हम, 5 इनकम सोर्सेज की बात करेंगे। पहला है यूट्यूब। अब यूट्यूब बहुत फेमस है और अब यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे जुड़ भी रहे हैं और एक चैनल भी बना चुके हैं। तो यूट्यूब के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब चालू करते ही आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके थ्रेशोल्ड्स होते हैं। मोनेटाइजेशन होना चाहिए पहले। मोनेटाइजेशन के लिए 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं। वॉच आवर्स लास्ट एक ईयर में 4000 वॉच आवर, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस या कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप मोनेटाइज कर सकते हो अपना चैनल मोनेटाइज होने के बाद डिपेंडिंग ऑन किस स्ट्रीम का आपका चैनल है, कैसे टाइप की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे गेमिंग चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, या फिर प्रोडक्ट्स एनालिसिस का चैनल है, गैजेट्स का चैनल है जैसे फोन वगैरह का, तो उसके हिसाब से सीपीएम एंड आरपीएम चेंज होते रहते हैं। ना व्हाट इज सीपीएम आरपीएम? सीपीएम आरपीएम ये बताता है कि पर 1000 व्यूज आपको कितना पैसा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन यूट्यूब में ये रहता है बच्चों को कि भैया मेरी एक वीडियो में सपोज 1 मिलियन व्यूज आ गए तो मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे। तो यूट्यूब व्यूज के पैसे नहीं देता है। पहली बात ये दिमाग में घुसा लो। अगर आपको यूट्यूब चालू करना है, देखो टाइमलाइन नीचे है, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ये नहीं करना है। हर उसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज यही है कि यूट्यूब अगर आप करना चाहते हो तो ये ध्यान में रखना कि यूट्यूब पैसे व्यूज के नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक वीडियो में 1 मिलियन व्यू आ गए तो आपको पैसा ही पैसा मिल जाएगा। व्यूज के पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं एडवर्टीजमेंट के। तो यूट्यूब के थ्रू आप काफी तरीके से पैसे कमा सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं, पहले यूट्यूब में एक ऑडियंस बेस बना लेते हैं, उसके बाद उस ऑडियंस को कुछ सेल करते हैं। जैसे अपने नोट सेल कर लिए, मर्चेंडाइज खोल दिए, अपनी टी शर्ट्स और वो सब सेल करने लग गए। वो भी एक अच्छा तरीका है। एफिलिएटेड लिंक्स यूज करते हैं लोग, जो कि वीडियो के नीचे लोगों को काफी टाइम कैप्शंस में दिख जाते हैं या फिर इंफॉर्मेशन में दिख जाते हैं कि आपको अगर मेरे इक्विपमेंट को खरीदना है या मैं जिससे शूट करता हूँ आपको वही कैमरा चाहिए तो नीचे लिंक दे रखा है अमेजोन का, आप उस पर क्लिक करके खरीद लो। तो जब लोग उस पर क्लिक करके खरीदते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ मनी उस क्रिएटर को पहुंच जाता है। इन्हें कहते हैं एफिलिएटेड लिंक्स। उसके अलावा कैसे पैसे मिलते हैं? एडसेंस एक मेजर इनकम सोर्स है यूट्यूब में, जो प्राइमरी इनकम सोर्स आप कह सकते हो। उसमें क्या होता है, सीपीएम आरपीएम इज द रेट जिस रेट में पर 1000 व्यूज में, देखो सपोज एक वीडियो 1000 लोगों ने देखी तो 1000 के 1000 लोगों को ऐड नहीं दिखता है। ऐड एनीवे बिटवीन 300 से 500 लोगों को दिखता है। अब उन 300 से 500 लोगों के ऊपर ही आप मोनेटाइज कर सकते हो अपना चैनल। इसका मतलब जितनों पे ऐड आया उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। वो डिटरमाइन होगा सीपीएम आरपीएम से। सेकेंडरी थिंग इज कि जो ऐड आपका आया उसके साथ लोगों ने इंटरैक्ट कैसे किया। अगर पूरा नहीं देखा, जल्दी स्किप कर दिया, थोड़े कम पैसे मिलेंगे। वीडियो के बीच में ऐड है, जैसे अब देखा ये वीडियो के बीच में ऐड था तो इसके थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं। अनस्किपेबल एड्स के ज्यादा पैसे होते हैं। जो वीडियो के नीचे दिख जाता है उसमें भी थोड़े पैसे होते हैं। तो वो अलग अलग रेट करता रहता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की, तो इंडिया में एजुकेशनल चैनल ऑन एन एवरेज पर 1000 व्यूज में 40 ही रुपए कमाता है सिर्फ। तो अगर आप चाहते हो कि यार मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा भैया और आज से वीडियोस अपलोड करनी चालू करूंगा, 1 मंथ के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा और फिर पैसा ही पैसा, सेल्फ डिपेंडेंस, तो वो ऐसे नहीं आती है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक लॉयल एंड स्टेबल ऑडियंस बेस होता है उनका। तीसरी चीज़, उनकी पॉपुलैरिटी और फेस वैल्यू एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है जिसके बाद वो बाकी चीज़ों को फाइनेंस एंड स्पॉन्सर एंड सेल कर सकते हैं अपनी बदौलत, अपनी फेस वैल्यू की बदौलत। तो इसलिए वो चल जाते हैं। अब यूट्यूब से हम दूसरी पॉइंट में आते हैं, वो है स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा इनकम सोर्स हो सकता है और मैं ये बताता हूँ ये एक स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है।
unless and until you are highly qualified, experienced and you have a team supporting you. तो जैसे मैंने स्टॉक मार्केट किया, तो स्टॉक मार्केट करने के मेनली 3 तरीके होते हैं. पहला होता है लॉन्ग टर्म एनीवे बिटवीन 1 ईयर to 2 ईयर प्लस होता है. मतलब 2 साल से ज़्यादा समय के लिए आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और वो ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन आपने खरीद रखा है इतने टाइम के लिए, तो वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स के आसपास के लिए होता है. मैं आज स्टॉक खरीदूंगा, 6 मंथ्स के अंदर मैं बेच दूंगा, चाहे 1 मंथ में बेचूं, चाहे 2 मंथ में, चाहे 6 मंथ में. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वाले स्टॉक्स के लिए लोग करते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम फ्लक्चुएटिंग वाले स्टॉक्स के लिए लोग करते हैं, जिनमें ग्राफ अगर आप देखोगे तो नॉइस कम होती है. ये सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टॉक मार्केट करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा. और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यही है, इंट्राडे ट्रेडिंग. इंट्राडे में क्या होता है? सेम डे आप बाय करते हो, सेम डे में आप सेल करते हो. 9 से 3 मार्केट खुला रहता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे. आप BSE NSE में से एक में एनरोल होते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. उसमें आपको 9 से 3 के बीच खरीद के बेचना पड़ता है. अब क्या होता है? अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप फ्लक्चुएशन देखोगे 100 रुपीज के आसपास की. शॉर्ट टर्म कर रहे हो आप फ्लक्चुएशन देखोगे 10 to 50 रुपीज के आसपास की. और इंट्राडे कर रहे हो तो आप फ्लक्चुएशन देखोगे पैसों में, रुपीज में भी नहीं. जैसे कोई स्टॉक 100.25 रुपीज का है तो आप फ्लक्चुएशन देखोगे 0.25 से 0.30 हो गया. तो इसमें क्या होता है? बल्क में खरीदना होता है, वॉल्यूम चाहिए होती है. अब प्लस पॉइंट क्या है? अगर कोई स्टॉक 1000 रुपीज का है तो कुछ टाइम पहले तक आप उसको 1/4 वैल्यू में खरीद सकते थे, 250 में खरीद सकते थे. तो जहां आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1000 में एक स्टॉक खरीद पा रहे हो, यहां आप 1000 में 4 खरीद पाओगे. तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाती है. लेकिन इसमें भी काफी सारे रिस्क होते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कर लेना है. काफी सारे मेथड्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, जैसे शॉर्ट पुट मेथड हो जाता है और मूविंग एवरेज मेथड होता है. मैं पर्सनली मूविंग एवरेज मेथड यूज करता था, जो मैं एक अलग वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं. स्टॉक मार्केट के प्लस पॉइंट्स क्या है? एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो जाता है, आजकल हर कोई कर सकता है. आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करनी है वो सब भी इजी हो चुका है. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एप्स आजकल इतने ज़्यादा आप स्टॉक्स जैसे आ चुके हैं जहाँ पे लोग हर कोई करता रहता है स्टॉक मार्केट. नेगेटिव पॉइंट क्या है? विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस आपका मॉनिटरी लॉस हो सकता है. नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि लोग इसे वो मानते हैं, क्या सट्टा मानते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ना वो, कि ये बस एक गैम्बल है. ये गैम्बल नहीं है. अगर आपको करना आता है तो यू कैन अर्न मनी. लोग करोड़ों कमा लेते हैं इससे और करोड़ों डुबा भी देते हैं. तो आपको ये ढंग से आना चाहिए पहले. तो इसके लिए क्या जरूरी है? नेसेसरी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास थोड़ा सा पैसा ऑलरेडी सेव्ड होना चाहिए जो इन्वेस्ट कर सको. तीसरी अच्छी चीज है दैट इज ट्यूशंस एंड एजुकेशनल एक सराउंडिंग में जाना. अब देखो, ट्यूशन 2 तरीके के होते हैं. आजकल ऑनलाइन ट्यूशंस बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, जैसे अनअकैडमी जैसी साइट्स आप ज्वाइन कर सकते हो. अनअकैडमी के साथ साथ आप यूट्यूब पे भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, जैसे मैं अनैट के लेक्चर्स पढ़ाता हूँ. ऑफलाइन में आप अपने सीनियर्स को, अपने से जूनियर्स को पढ़ा सकते हो. मैं अपने सीनियर्स को भी पढ़ाता हूँ अनैट और अपने जूनियर्स को भी पढ़ाता हूँ, बायोकेम पढ़ाता हूँ. तो आप ऐसे ऑफलाइन ट्यूशंस पढ़ा सकते हो बच्चों को. इसमें क्या करना है? आपको प्राइस कट करना है, दूसरों को अंडर कट करना है. यही इसका कॉन्सेप्ट है चलने का. अब देखो, अगर आप अच्छा बता पा रहे हो, अच्छा पढ़ा पा रहे हो, क्योंकि क्या होता है एज गैप कम है. अगर मैं 20, 21, 22 साल का हूं और मैं किसी 18 साल के बच्चे को पढ़ा रहा हूं नीट का, तो एज गैप कितना कम है, वो समझेगा, वो फील करेगा. हम एग्जाम्पल वैसे दे पाएंगे, बजाय कि कोई 60-70 साल का प्रोफेसर जो सेम चीज पढ़ाना चाह रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है. लेकिन बच्चों को आजकल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. बच्चों को आजकल मजा आना चाहिए पढ़ने में, मजा आए, फील आए भैया, समझ आना चाहिए. तो इसलिए अब ट्यूशन्स काफ़ी लोग पढ़ाते हैं. अब ट्यूशन्स में क्या करना है? प्राइस कट करना है. जैसे बड़े बड़े ट्यूशन्स वाले अगर किसी चीज़ के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 2000-3000 रुपये ले रहे हैं पर मंथ, आपको मैं 1000 रुपये लूँगा, 1500 रुपये लूँगा. बच्चे आएंगे आपके पास, एक बार एक अच्छा बच्चा आ गया, 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, तो दूसरे फ्रेंड्स को लाएंगे. तो ट्यूशन्स आप पढ़ा सकते हो. प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ें जानते हो तो आपके लिए पढ़ाना इजी होगा. सेकंड, एज गैप का मैं गाइड करना इजी होगा. थर्ड ये है कि आप अपने टर्म्स में पढ़ा सकते हो. ऑफलाइन जब आप पढ़ाते हो तो आप समझा के पढ़ा सकते हो, तमीज से पढ़ा सकते हो. अगर ऑनलाइन पढ़ाते हो तो घर में बैठे बैठे आराम से पढ़ा सकते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ. नेगेटिव पॉइंट क्या है? आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. एंड अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हो तो एक कमरा या स्पेस होनी चाहिए प्रॉपर, है ना, प्रोफेशनल लगने के लिए. तो ये था ट्यूशन्स का. अभी हम 3 चीज़ें देख चुके हैं.
चौथी चीज है उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में इतना खुद पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया था एंड आई वॉज अनसक्सेसफुल। मतलब मैंने श्योर इनकम जनरेट हुई थी मेरी, अराउंड 10-15,000 रुपीज मैंने इससे कमा लिए थे, बट अमाउंट ऑफ वर्क जो मुझे खुद करना पड़ा, एक होता है ना इनपुट और आउटपुट की बैलेंस शीट, तो यार मुझे खुद बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ा था और आउटपुट उस हिसाब से मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा था, उतना फाइनेंशियल मुझे उससे सपोर्ट नहीं मिल पाया था। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो, आप इसको ना करो तो अच्छा है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ ऑफलाइन ड्रॉप शिपिंग का। अब देखो, सपोज आप जहाँ रहते हो उसके पास एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक कप बनाती है और अगर आप फैक्ट्री से कप खरीदोगे आपको 10 रुपये का पड़ेगा। आप गूगल में गए, अमेजोन वगैरह खोला, फ्लिपकार्ट खोला, जो भी है स्नैपडील वगैरह खोला, वहाँ पे आपने देखा कि यार ये सेम कप 200 रुपये का बिक रहा है। मतलब मैं ये कप यहाँ से 10 रुपये का खरीद सकता हूँ और ऑनलाइन ये 200 रुपये का बिक रहा है। तो आप क्या करोगे, आप बल्क में यहाँ से कप्स खरीद लोगे। अब जब आपने 10 रुपये के कप्स खरीद लिए बहुत सारे और उनको कहाँ बेचा, ऑनलाइन बेचा 200 रुपये में, तो लोग क्या सोचते हैं 190 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 190 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 110 का खरीदा 200 में बेचा, 190 का प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, आपको बहुत सारे लिंक इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, वो डिलीवर कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। वहाँ से जब आप खरीदोगे तो बल्क में ऑर्डर दोगे, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी और बहुत सारे इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। सेकेंडरी थिंग इज, लोग अननोन सोर्सेज से ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते। आप देखोगे अमेजोन में जब यार आप लोग जाते होंगे सर्च वर्च करने कुछ खरीदने, तो नीचे स्टार रेटिंग्स आती है, देखते हैं कितने लोगों ने परचेस किया। जिस चीज़ को लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, स्टार रेटिंग्स ज़्यादा होती हैं, वो चीज़ ऊपर चले जाती है, तो उन लोगों को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि अननोन सोर्सेज के जो 5 या 10 ही बिके। तो इसलिए ड्रॉप शिपिंग इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है। अकेले हो तो बहुत मुश्किल है, दोस्त हैं, आपकी टीम है तो फिर भी पॉसिबल है, एंड आपकी लोकेलिटी में या फिर आपकी रीच के अंदर वो सामान सस्ते में खरीदने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसको फ्लिपिंग भी बोलते हैं। फ्लिपिंग वाले क्या करते हैं, सामान लेते हैं, उसको थोड़ा सा रेनोवेट कर देते हैं। 10 रुपये का सामान लिया, 5 रुपये का अपना इनपुट दिया, 15 रुपये का सामान की नेट वैल्यू हो गई, उसको 50 में बेचते हैं और नेट प्रॉफिट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसको कहते हैं फ्लिपिंग। इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है अगर आपकी रेटिंग अच्छी हो जाए। नेगेटिव पॉइंट क्या है, बहुत सारे प्री इस्टेब्लिश्ड सिनेरियोज आपके पास होने चाहिए। पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज बोलना चाहूंगा, दैट इज फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो फीवर पे, FIVERR, फीवर करके एक साइट होती है जहां पे कैनवा के थ्रू आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। कैनवा भी एक साइट है जो 2 वर्जन्स में आती है, कैनवा प्रो दैट इज पेड एंड कैनवा फ्री में भी आता है। इसके साथ एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, इन जैसी साइट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे दोस्त के पास इनके पेड वर्जन थे, कॉलेज में वो कुछ एडिट करता था तो मैं उसके पेड वर्जन से यूज़ कर लेता था। अब इसमें क्या होता है, सपोज मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने क्या किया था, जब मैं यूट्यूबर नहीं था, जब मैंने सब स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट किया। उन लोगों को क्या चाहिए था, उन लोगों को चाहिए था कि कोई उनकी स्क्रिप्ट को घोस्ट राइट कर दे। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना, उसको स्क्रिप्ट से पढ़ के बोलते थे वो लोग, और चाहते थे कोई उनकी स्क्रिप्ट लिख दे पंच लाइन्स वगैरह के साथ। तो मैं उनकी स्क्रिप्ट लिख देता था और एक बार वो स्क्रिप्ट खरीद लें तो एक स्क्रिप्ट के एनीवे बिटवीन 300 से 500 रुपये मुझे मिल जाते थे। अब क्या इसमें प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, जितनी हाई रेटिंग होगी उतना अच्छा रहेगा। कैनवा का क्या यूज़ है, कैनवा फ्री ऐप है। अब मैं क्या करता था, मैं उनके थंबनेल्स बना देता था, उनके पीछे बैनर आर्ट वगैरह बना देता था। मैंने डिजिटल कैसे पेंटिंग वगैरह करें, डिजिटल आर्ट कैसे जनरेट करें, उसके लिए थोड़ा बहुत कोर्स किया। तो उसके बाद मैं ये सब कर लेता था। आप वहाँ घोस्ट राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग कर सकते हो। जैसे कोई कंपनी है जो अपना शू निकालना चाह रही है मार्केट में, एक जूता निकालना चाह रही है, तो उस जूते के बारे में नीचे लिखा होता है ना ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से, ड्यूरेबल है, सबको लात मार सकता है, ये वो, तो आप वो सब लिख सकते हो। प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि आपको अपने हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब you'll टेल देम दैट आई एम चार्जिंग $5 फॉर दिस। इसमें डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, ये अच्छी बात है। कहोगे आई विल चार्ज $5 फॉर दिस, आई विल चार्ज $10 फॉर दिस, तो उन्हें देने पड़ेंगे। नेगेटिव बात क्या है कि ऑलरेडी वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो प्रोफेशनली यही काम करते हैं, तो उनसे compete करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली,
जो काम करो 100% लगा दो उसमें, ताकि आपको कस्टमर केयर रेटिंग बहुत हाई मिले, ताकि लोग बार बार आपके पास आए। सेकेंड थिंग इज अंडर कट करो प्राइस में, हमेशा से बोलता हूँ। वो $10 चार्ज कर रहे हैं, आप $2 करो। स्टार्टिंग में पैसे कमाने से मतलब नहीं है, स्टार्टिंग में हमें बेस बनाना है लॉयल कस्टमर्स का, जो बार बार हमारे पास आते रहें, फ्लक्चुएट ना हो, इसलिए कर सकते हो। फ्रीलांसिंग बहुत सारी तरीके से होती है, जैसे डाटा एंट्रिंग भी फ्रीलांसिंग में आता है। उसमें तो कुछ भी नहीं करना होता है, डाटा लिखा होता है टेबल्स में, उसको कंपाइल करके दूसरी टेबल में लिखना होता है। ट्रांसक्राइब कर सकते हो, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अब कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में चाहिए, तो सब टाइटल डालने के लिए मैं वीडियो किसी फ्रीलांसर को दे दूंगा जिसको हिंदी आती होगी, इंग्लिश भी अच्छी आती होगी, और वो यहाँ कर देगा ट्रांसक्राइब, नीचे लिख देगा। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांसमेंट्स है, उनको आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो चीज़ आती है आप वो कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा वहाँ पे अब रश हो चुका है, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, आपको अंडर कट करना पड़ेगा, हो सकता है उतना प्राइस ना मिले आपको, लेकिन एक बार आप चल गए तो आप चल जाओगे। नेगेटिव रेटिंग मत आने देना, नेगेटिव रेटिंग आने के बाद आपके कस्टमर चले जाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि एक बार आप ग्रो करने लग जाओ तो आपकी ब्रांड बनने लग जाती है, फिर लोग आपको पहचानने लगते हैं। लिंक्डइन जैसी साइट्स में फिर आप जाके अपने आप को एसोसिएट कर सकते हो। नेगेटिव पॉइंट एक और मैं बताना चाहूँगा, नेगेटिव पॉइंट एक और वो ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आपको दूसरों से compete करना है, दूसरों से बेहतरीन होना है। दूसरों से बेहतर होने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप जो भी करो उसमें बहुत अच्छे हो। तो आपको, अगर आपने प्रीवियसली कोई कोर्स किया उस चीज़ में तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन कोर्स कर लेना चाहिए। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की भी बात करूँ तो इंग्लिश बहुत बड़े बड़े लोग शब्द बोल देते हैं कभी कभार, तो उनको ट्रांसक्राइब करने के लिए यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, मल्टीपल लैंग्वेजेस, बायलिंगुअल। दिस वॉज ऑल। ये थे टॉप 5 चीजें जो ट्राइड एंड टेस्टेड थी, जो मैंने खुद एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज एन MBBS स्टूडेंट करी थी, एंड आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। अब फाइनली प्रो टिप, कितना पैसा भैया आपने कमाया? तो YouTube तो मेरा अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में मैंने बताया 10 to 15,000। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो आई चार्ज एक बच्चे से 3,000 रुपये। आई चार्ज 3,000 रुपीज़ फॉर 2 सब्जेक्ट्स। नीट का पढ़ा देता था मैं, और ऐसे 15-20 बच्चे आ जाते थे एक टाइम पे। एक टाइम जब प्राइम पे था मैं, तो 15-20 बच्चे आ जाते थे। उसके अलावा फ्रीलांसिंग की बात करूं तो मैंने 10, 15, $20 कमा रखे हैं एक घंटे के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बल्क में प्रोडक्ट्स बनाए थे, मैंने पहले ही प्रीसेट्स रेडी रखे थे, एडिट्स वगैरह ईजिली एंड फास्ट करे थे, मैं क्विक हो चुका था, तो इतने मैंने पैसे कमा लिए हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आप भी ट्राई कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। थैंक यू।